नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10th फोटोसिंथेसिस का जो हम पढ़ रहे थे उसे को हम आगे पढ़ाते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस में होने वाली दो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है उनके बारे में स्टडी हम कर रहे थे। लाइट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें फोटोलाइसिस होता है वाटर का और ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है, साथ में उसमें NADPH2 ATP वगैरह बनते हैं। उसके बाद में डार्क रिएक्शन जो है वो आती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो है या 6 एटम जो है उनको स्टेबलाइज किया जाता है C6H12O6 के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं कार्बन स्टेबलाइजेशन या कार्बन स्थिरीकरण। तो कार्बन का स्टेबलाइजेशन जो है वो होता है 3 तरीके से, एक C3 साइकिल, एक C4A साइकिल एंड थर्ड वन CAMA साइकिल। इसमें C3 साइकिल जो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। उसमें नॉर्मली सीधा सा ध्यान रखें, सबसे पहले RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है वो ATP को यूज में लेते हुए कन्वर्ट होता है RUDP में। RUDP फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से और इसे ये एब्जॉर्ब करके फिर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के बाद में, इसलिए इसको कहा जाता है C3 साइकिल। फिर ये PGA जो है वो फिर से ATP को यूज में लेता है और कन्वर्ट होता है डाई PGA में। डाई PGA फिर कन्वर्ट होता है PGAL में और फिर PGAL के 2 एटम जो हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर C6H12O6 बनाते हैं और 10 मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल हैं वो वापस RUMP जो है उसका रीओरिजिन कर देते हैं। तो ये C3 साइकिल जो है इसके अंदर हमने स्टडी कर ली थी। अब यहाँ पर ये C3 साइकिल जो है वो प्लांट्स में होने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। लेकिन डार्क रिएक्शन या कार्बन का स्टेबलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस या उससे रिलेटेड कुछ और एक्सपेरिमेंट जो चल रहे थे, तो उसमें बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो सामने आए या कुछ ऐसी स्टडी जो है वो सामने आई, जिससे ये पता चला कि सभी प्लांट जो है वो कार्बन के स्टेबलाइजेशन के बाद में पहला जो स्टेबल कंपोनेंट बनाते हैं या पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड होता है वो नहीं बनता। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव साइकिल जो है वो कुछ प्लांट्स में मिलता है और वो स्टडी के दौरान मेनली सामने आया मेज एंड शुगर केन। ये 2 जो प्लांट हैं इनके ऊपर जब स्टडी चल रही थी या इनके ऊपर जब अध्ययन किया जा रहा था, 2 साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये अध्ययन या ये स्टडी की गई थी। वो थे कैप्रिलोव एंड सेकेंड साइंटिस्ट जो थे वो थे कोर्सचॉक। तो कैप्रिलोव और कोर्सचॉक ये 2 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने मेज और शुगर केन पर कार्बन का स्टेबलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से होता है उसकी प्रोसेस की स्टडी उन्होंने की। तो उन्होंने ये पाया कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट बनता है या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के बाद में, वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 4 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पहले स्टेबल कंपाउंड के रूप में बनता है, इसलिए इस साइकिल को उन्होंने नाम दिया C4 साइकिल। आगे इस साइकिल की पूरी स्टडी, डिटेल स्टडी और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो फिर दिया गया 2 साइंटिस्ट के थ्रू, जिनका नाम था हैच एंड स्लैक। तो हैच और स्लैक ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी पूरी स्टडी जो है वो बाद में की थी, इसलिए इनके नाम के बेसिस पर इसे हैच एंड स्लैक साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। तो C3 साइकिल को जैसे केल्विन साइकिल बोलते हैं, वैसे ही C4 साइकिल जो है इसको हैच स्लैक साइकिल भी बोला जाता है। ये C4 साइकिल या
एसेंड स्लेक साइकिल जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो मेज, शुगर केन ये मोनोकोटिलिडन्स हैं। इसी तरह के और भी मोनोकोटिलिडन्स जो हैं उनके अंदर ये मिलता है। तो मेनली मोनोकोटिलिडन्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 साइकिल। लेकिन इसके अलावा अपवाद स्वरूप जो हैं वो कुछ है डाइकोट या डाइकोटिलिडन जो है उनमें भी ये मिलता है C4 साइकिल। नॉर्मली देखा जाए तो डाइकोटिलिडन जो है उनमें C3 साइकिल ही होता है। कार्बन स्टेबलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो C3 साइकिल के थ्रू होती है। लेकिन अपवाद रूप में दो ऐसे प्लांट, एक तो एमेरेंथस एंड सेकेंड वन है यूफोर्बिया, ये दो ऐसे प्लांट हैं जो डाइकोट हैं लेकिन इनमें C4 साइकिल जो है वो पाया जाता है। तो अमेरेंथस और यूफोर्बिया इसके अपवादे जो है वो हो जाएंगे। तो इसमें नॉर्मल स्टडी जो है या नॉर्मल चीजें जो है वो हमने पढ़ी C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल कैप्रिलो और कोर्टस्टोक ने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह के या अपनी स्टडी के थ्रू मेज और शुगर केन पर जो की गई थी उसमें पाया कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो PGA के बजाय क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको C4 साइकिल नाम दिया। डिटेल स्टडी इसकी दी थी हैच और स्लेक ने, इसलिए हैच स्लेक साइकिल भी कहते हैं। मेनली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकोटिलिडन का, लेकिन मोनोकोटिलिडन के साथ साथ ये डाइकोटिलिडन प्लांट जो हैं उनके अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पर हम अब डिटेल स्टडी जो है वो करेंगे C4 साइकिल की। अब C4 साइकिल की यदि हम बात करें तो इसमें एक और वर्ड जो है वो आता है। C4 साइकिल जिन प्लांट्स में मिलता है उनको हम कहते हैं C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट जो होते हैं उनकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी स्पेशल टाइप की होती है, इसलिए ऐसी जो स्पेशल एनाटॉमी है उसको कहा जाता है क्रेन्ज एनाटॉमी। तो क्रेन्ज एनाटॉमी जो है वो क्या होती है, पहले हम उसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं। क्रेन्ज एनाटॉमी की स्टडी हम करें तो उसमें देखें एक नॉर्मल लीफ जो है, नॉर्मली यदि हम प्लांट में देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में होती है। लीफ में पहले अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ है लोअर एपिडर्मिस, ये मिलते हैं। इसमें बीच में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। बीच में जो वेन्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के रूप में मिलते हैं। इसके बाहर की तरफ जो है वो मिलते हैं मीजोफिल सेल, जो पेलिसेड और मीजोफिल सेल या स्पंजी पेरेनकाइमा के रूप में मिलेंगे। अब ये मीजोफिल सेल जो है इनमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। इनमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की दोनों रिएक्शन, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो चाहे वो डार्क रिएक्शन हो, दोनों ही रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, C4 प्लांट है, उनके अंदर एनाटॉमी इससे थोड़ी सी अलग मिलती है। इनमें यदि हम देखें एनाटॉमी जो है उसमें क्या मिलेगी, ऊपर की तरफ है अपर एपिडर्मिस और नीचे लोअर एपिडर्मिस, ये नॉर्मल एनाटॉमी हो गई। बीच में वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल में मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम के रूप में, और इसके अलावा मीजोफिल सेल जो स्पंजी पेरेनकाइमा के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिनमें क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट मिलते हैं। ये यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें जो हैं वो हो गई, इनको हमें मीजोफिल सेल कहेंगे। अब ये मीजोफिल सेल से या मीजोफिल टिश्यू जो है ये मिलते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल एनाटॉमी जो है वो यहाँ पर ये देखने में आती है कि इसमें वेस्कुलर बंडल जो है उसके चारों ओर कुछ पेरेनकाइमेटस सेल या क्लोरेनकाइमेटस सेल, ऐसे सेल्स जिसमें क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट हो, यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल जो होती हैं उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेनकाइमा या पेरेनकाइमेटस सेल्स की एक रीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनकी एनाटॉमी, इनका जो टीएस देखते हैं उसमें देखने में आती है। ये जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है बंडल शीथ सेल
और ये बंडल शीथ सेल जो हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल जो हैं इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसी वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्लोरीन काइमेटस सेल्स की एक लेयर, एक सिंगल या फिर डबल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है मोनालिफॉर्म में स्टेट में या शेप में, यानी माला जैसी रूप में ये पाई जाती है इसके चारों ओर। माला को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है क्रेंज, इसीलिए इसको क्रेंज एनाटॉमी भी कहा जाता है। तो क्रेंज एनाटॉमी जो है वो क्या हो गई कि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक C4 प्लांट जो है उनमें दो टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट में, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल जो है उनमें तो होती है लाइट रिएक्शन, और बंडल शीथ सेल जो होते हैं उनमें होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी हम पढ़ रहे हैं क्या, डार्क रिएक्शन का मतलब है कार्बन का स्टेबलाइजेशन या CO2 स्टेबलाइजेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ पर होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। अब यहाँ पर इनके अंदर यदि हम देखें तो दोनों में ही ये फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं मेसोफिल सेल में, और क्लोरोप्लास्ट जो मिलते हैं बंडल शीथ सेल में, उनमें हालांकि अंतर जरूर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल में होते हैं उनमें यदि हम देखें तो ग्रेना जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो वेल डेवलप्ड ग्रेना जो है वो प्रेजेंट होंगे किसके क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में। और साइज जो है वो इनका कैसा होता है, स्मॉल, ये साइज में हालांकि छोटे होते हैं, और वेल डेवलप्ड ग्रेना जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइज में कैसे होते हैं, बिग, लेकिन उनमें ग्रेना जो है वो अब्सेंट होते हैं। तो ग्रेना अब्सेंट होंगे, और डार्क रिएक्शन या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइजेशन या प्रोडक्शन यहीं पर होता है, जो बाद में स्टोर होता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये तीन चीजें जो है वो इनके अंदर मिलेंगी। इसी को हमें क्रेंज एनाटॉमी कहेंगे। तो क्रेंज एनाटॉमी इसका अर्थ सीधा सा क्या हो गया कि देयर आर टू टाइप सेल्स इन C4A, देयर आर टू टाइप photosynthetic cells present in a C4 plant. First one is mesophyll cells, second one is a bundle sheath cell. In mesophyll cells, light reaction occur, and while in a bundle sheath cells, dark reaction occurs. Both cells has a chloroplast, but the chloroplast of mesophyll cells is a smaller size and with a well developed grana युक्त होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीथ सेल के हैं वो साइज में बिग, ग्रेना अब्सेंट होंगे, और स्टोर करते हैं वो स्टार्च को। ये इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी जो है वो प्रेजेंट होगी। अब ये क्रेंज एनाटॉमी जो है इसमें लाइट और डार्क रिएक्शन को ध्यान में रख लें। डार्क रिएक्शन यानी यूं कह सकते हैं CO2 स्टेबलाइजेशन या CO2 अकोमुलेशन, वो किसके अंदर होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। कैसे, वो पूरी C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल होती है उसकी मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक तो क्रेंज एनाटॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यूं ध्यान में रखोगे, डायग्राम वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ध्यान में रखें। दो टाइप की C4 प्लांट में दो टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलती हैं। C3 प्लांट्स में केवल मेसोफिल एक ही टाइप की सेल्स हैं, इसमें दो टाइप की मेसोफिल सेल्स भी, बंडल शीथ सेल भी। बंडल शीथ सेल जो है उनमें डार्क रिएक्शन यानी CO2 का अकोमुलेशन होता है, जबकि मेसोफिल सेल जो है उनमें लाइट रिएक्शन होगी यहाँ पर। और डार्क रिएक्शन या CO2 का स्टेबलाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन या CO2 एसिमिलेशन भी इसको हम कह सकते हैं, वो बंडल शीथ सेल में होगा। इनके क्लोरोप्लास्ट में जो अंतर है वो आ जाएगा क्रेंज एनाटॉमी में। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ C4A साइकिल। तो मैकेनिज्म ऑफ ए C4 साइकिल जो है इसको हम देखें यहाँ पर। तो इसमें ध्यान में रखें कि फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं, जो
बाहर की तरफ होते हैं लीफ में, जैसे लीफ में हमने ये देखा इसके स्ट्रक्चर में, लीफ में बंडल शीथ सेल जो है वो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर मिलती हैं, वो इंटरनल प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस जो है वो इंटरनल है। जबकि एनवायरनमेंट के सीधे फेस में जो सेल्स आते हैं वो कौन से हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। तो मेसोफिल सेल जो है वो बाहर होते हैं। एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के थ्रू CO2 जो है वो इंटर होती है लीफ में, तो वो कहाँ से होती है, एनवायरनमेंट से। वो पहले किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, मेसोफिल सेल के कॉन्टेक्ट में आती है। तो इसके बेसिस पर इनको हम ध्यान में रखेंगे, एक मेसोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल जो है वो इस तरह से मान लें कि ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। इसको हम बड़े रूप में यूं दिखा देते हैं, ये एक मेसोफिल सेल है, इसको हमने दिखा दिया। एक प्लांट सेल जिसमें बाहर की तरफ क्या मिलती है, सेले वाल। इसके साथ में अटैच जो सेल है, ये सेल मान ली हमने कौन सी सेल है, बंडल शीथ सेल। ये दूसरी बंडल शीथ सेल होगी। अब ये दो प्लांट सेल जो हैं, ये मेसोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल, तो इनको यूं शो कर दें, मेसोफिल सेल एंड दिस वन इज ए बंडल शीथ सेल। इसमें देखें ये बाहर की तरफ सेल वॉल है। प्लांट सेल जो है उनमें सेल वॉल जो है वो दो सेल को आपस में डिवाइड करती है, लेकिन बीच बीच में जहां पर इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है वहां पर क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। इनके थ्रू इसका साइटोप्लाज्म आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में रहता है। अब मेसोफिल सेल जो है वो कॉन्टेक्ट में आती है किसके, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एंट्री जो है वो पहले कहाँ, एनवायरनमेंट से कहाँ पर होती है, मेसोफिल सेल में होगी। तो इस तरह से हम CO2 की एंट्री दिखाएंगे। CO2 को C3 प्लांट में हमने पढ़ा था, CO2 को सबसे पहले कौन लेता है, RUDP या RUDP भी कह सकते हैं, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर C4 साइकिल में यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो कंपाउंड सबसे पहले लेगा या कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले जो एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के बाद में ये जुड़ेगी, तो ये रिएक्शन करेगी किसके साथ में, एक कंपाउंड है PEP, फुल फॉर्म जो है वो इसके ध्यान में रख लें, PEP यानी फॉस्फो इनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड इसको कहा जाता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है PEP। ये सबसे पहले CO2 को लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करता है और ये इसको जोड़कर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के बाद में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जिसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहेंगे। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, C4 साइकिल। अब इसके बाद में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो NADPH2 की प्रेजेंस में, NADPH2 इनको ये काम में लेता है और NADPH2 का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्जेलो एसिटिक काम में लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADP में, और ये बनाता है क्या, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड मॉलिक्यूल बनाता है, इसमें भी 4 कार्बन है। मैलिक एसिड यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मेसोफिल सेल से इंटर हो जाते हैं किसमें, बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर ये मैलिक एसिड जो है इसका डीकम्पोजिशन होता है और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देता है। इसको ये बंडल शीथ सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है और खुद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड, अब इसमें 4 कार्बन थे मैलिक एसिड में, एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गया, 3 कार्बन वाला कंपाउंड पायरुविक एसिड जो है वो यहाँ पर बन गया। पायरुविक एसिड जो है वो वापस इंटर होता है बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में और यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो है वो ATP को यूज में लेते हुए, ATP को यूज में लेकर कन्वर्ट करता है उसको ADP में और एक फॉस्फेट पायरुविक एसिड के साथ में जुड़ जाता है, बन जाता है फोस्फोइनोल पायरुवेट या फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड।
इस तरह से जहां से शुरुआत हुई थी इस प्रोसेस की फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से, वहीं पर वापस आ जाता है। बीच में स्टेप आए, पहला स्टेप पीईपी का कार्बोक्सिलेशन, किसमें, OAA, ये है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, इसमें कन्वर्ट होना। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन, और जिस एंजाइम की प्रेजेंट में ये होगा वो होगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसके बाद में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो NADPH2 को काम में लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADP में और खुद बना लेता है मैलिक एसिड। ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी वो एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद में मैलिक एसिड बना, यहाँ से बस इसकी एंट्री बंडल शीथ सेल में हो गई। बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना जो है वो है कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना होगा डी कार्बोक्सिलेशन, और जिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगी वो होगा डी कार्बोक्सिलेज। फिर उसके बाद में पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड, CO2 बाहर निकल गई, या कह सकते हैं बंडल शीथ सेल जो है उसमें छोड़ दी गई। पायरुविक एसिड वापस मेसोफिल सेल में आकर ATP को काम में लेते हुए PEP में कन्वर्ट हो गया। ATP जहां पर टूटते हैं या बनते हैं ये प्रोसेस होती है काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो इस तरह से 4 स्टेप हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 स्टेप के थ्रू ये पूरी साइकिल जो है वो यहाँ पर चलेगी। तो इसमें बताएं यहाँ से मैकेनिज्म जो है इसमें ये कि सबसे पहले CO2 जो एटमॉस्फेयर से इंटर होते हैं वो मेसोफिल सेल में इंटर होगी, और वहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करके 4 कार्बन कंटेनिंग या 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड uses 1 NADPH2 molecule in the presence of dehydrogenase enzyme and converts into malic acid. Malic acid enters in a bundle sheath cell from mesophyll cell. यानी ये मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में इंटर होता है, और वहां पर एंड इन बंडल शीथ सेल मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए decarboxylase enzyme converts into pyruvic acid. In this step, malic acid, 1 carbon dioxide, 1 CO2 molecule release in bundle sheath cell. bundle sheath cell में ये रिलीज हो जाता है। Pyruvic acid enters into mesophyll cell and use 1 ATP molecule in the presence of kinase enzyme and converts into PEP, या कह सकते हैं and reproduce the phosphoenol pyruvic acid, phosphoenol pyruvate acid. In this process, after CO2 assimilation, first stable compound produced first stable compound is oxaloacetic acid. पहला स्टेबल कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है वो oxaloacetic acid होता है, उसको इसलिए इसको कहा जाता है या this cycle is called C4A cycle. अब यहाँ पर ये चीज यहाँ हमने इतने देखे। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि CO2 जो है इसका एसिमिलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो CO2 एसिमिलेट जो है वो कैसे हुई। CO2 एसिमिलेशन का मतलब होता है CO2 को कन्वर्ट करना किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो C3 साइकिल के थ्रू ही होगा। बंडल शीथ सेल जो है यहाँ पर C3 साइकिल भी चलता है। यहाँ पर जो RUMP है या सीधे कह सकते हैं RUBP, ये जो CO2 रिलीज हुई है मैलिक एसिड से, इसको ये ले लेता है और इसको अपने साथ में जोड़कर ये क्या बनाता है, PGA, और फिर ये PGA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है PGAL में, और ये वापस RUBP बना देते हैं। साथ में 2 PGAL मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये C3 साइकिल ही होगा। तो C3 साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है कहाँ पर, बंडल शीथ सेल में, और C3 साइकिल के थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है CO2 या कन्वर्ट हो जाती है CO2 मॉलिक्यूल किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इस तरह से C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में होगा। अब यहाँ पर इसमें यदि हम देखें
तो इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स मॉलिक्यूल जो है उनकी जरूरत पड़ेगी? 6 की। तो ये साइकिल जो है वो 6 बार कंप्लीट होता है। एक बार में एक CO2 मॉलिक्यूल जो है उसको एंटर करवाता है C3 साइकिल में, तो 6 बार घूमेगा तो कितने? 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ दिए जाएंगे। अब यदि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवाना है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड एसिड 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से भी एंटर होंगे, इसलिए ये सारी जितनी भी हैं इनको 6 कर दें। नंबर जो हैं इनके इस तरह से लिख दें। तो ये यहाँ पर नंबर वगैरह जो है वो हमने दिखा दिए। यदि हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स भी एक एक ही होंगे। 6 ले रहे हैं तो 6 से हो जाएंगे। इस तरह से 6 बार ये साइकिल कंप्लीट होगा। हर साइकिल में एक CO2 जो है वो एंटर होती है C3 साइकिल में और वो कन्वर्ट होती रहती है किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट होता है उसके रूप में ये कन्वर्ट होती रहती है। इस प्रकार से ये मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो हमने पढ़ी किसकी? C3 साइकिल की। अब इसके बाद में एक और चीज जो है वो हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए C3 साइकिल। C3 साइकिल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे? तो इनमें थोड़ी सी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी है आपको। एक तो ये कि C3 प्लांट जो हैं वो एक्सट्रीम लेस कंडीशन होते हैं CO2 के। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? CO2। CO2 की प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है वो होगी और CO2 जो है वो इंटर होती है फॉस्फेनोल पायरुवेट के साथ में या C3 साइकिल में RUBP के साथ में। ये पूरी प्रोसेस होती है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसका हम पूरा नाम दें तो यूं भी लिख सकते हैं इस एंजाइम का नाम PEPCO, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसकी तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है C3 साइकिल में वो एंजाइम होता है RUBISCO, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। वो एंजाइम जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है पेप्को, वो एंजाइम जो RUBP के साथ में CO2 को जोड़ता है वो है रूबिस्को एंजाइम। यहाँ पर इस एंजाइम की खासियत ये होती है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम रहे या ज्यादा रहे तो भी ये कार्बोक्सिलेज की तरह से ही काम करता है। रूबिस्को एंजाइम की एक कमी होती है। रूबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह से काम करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हो और O2 कंसंट्रेशन लो हो तो ये काम करता है कार्बोक्सिलेज की तरह से। लेकिन O2 कंसंट्रेशन हाई हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहे और CO2 कंसंट्रेशन जो है वो लेस या लो रहे तो उस कंडीशन में ये कार्बोक्सिलेज के बजाय किसकी तरह से काम करने लगता है? ऑक्सीजनेज की तरह से। और उस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ कर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनका फॉर्मेशन नहीं करता, उल्टे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या शुगर है उनको तोड़ने लगता है। और जब उनको तोड़ने लगता है तो उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एक विशेष प्रोसेस यहाँ पर होने लगती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन C4 साइकिल में ऐसा नहीं होगा। C3 साइकिल में तो ये कंडीशन बन जाती है। क्यों? C3 साइकिल में ये पूरी प्रोसेस जिसमें CO2 काम में आती है वो और लाइट रिएक्शन जिसमें O2 का प्रोडक्शन होता है वो दोनों ही कहाँ पर होती है? एक ही सेल में। अब उस सेल में जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन वाटर के फोटोलाइसिस के कारण से प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और ऐसी कंडीशन में वो एंजाइम रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगता है और उसके कारण से CO2 का असिमिलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन C4 प्लांट में क्या है? C4 प्लांट में ये जो सेल है यहाँ हो रही है लाइट रिएक्शन, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो यहाँ हो रहा है, यहाँ लाइट रिएक्शन होती नहीं है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता। उल्टे मैलिक एसिड लाकर यहाँ पर क्या छोड़ता है? मैलिक एसिड अपने डिकम्पोजिशन से CO2 को छोड़ता रहता है। तो इस कंडीशन में बंडल शीथ सेल जहां पर CO2 असिमिलेशन हो रहा है वहां पर CO2 निश्चित रूप से ही हाई
कंसंट्रेशन में रहेगी, O2 जो है वो क्या रहेगी, लो कंसंट्रेशन में रहेगी, और उस कंडीशन में रूबिस को एंजाइम रूबिस वो कार्बोक्सिलेज की तरह से ही काम करता रहेगा, ऑक्सीजनेज की तरह से नहीं। तो ये इसका पहला मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हो गया कि C4 प्लांट जो है वो एबल होते हैं, योग्य होते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती रहे जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेस कंसंट्रेशन में हो तब भी। दूसरा, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जब ये ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लगे तो जो प्रोसेस होगी वो फोटो रेस्पिरेशन होगी। इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी हम इसी चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक के रूप में। यहाँ फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C4 साइकिल में नहीं होता, और C4 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो प्रोडक्टिविटी जो है वो C4 प्लांट्स जो है उनकी क्या हो जाती है, हाई, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है, तो यहाँ डिक्रीज करने वाली प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए ये हाई होगी। और इसके अलावा लेस कंडीशन हो CO2 के और टेम्परेचर भी यदि हाई हो तो भी ये एंजाइम जो है वो सही तरीके से काम करता रहेगा, क्योंकि ये रूबिस को एंजाइम जिन सेल्स में वो अंदर की तरफ है, इसलिए ये सेल सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आती जहां पर टेम्परेचर हाई होता है तब भी, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई बनी रहती है क्योंकि यहाँ लाइट रिएक्शन हो नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये एंजाइम एक्टिव रहता है। तो एंजाइम एक्टिविटी, रूबिस्को की एक्टिविटी जो है वो C4 प्लांट में हमेशा बनी रहती है, और इस कारण से इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है। तो इसमें ध्यान में रखें, इसमें जो रूबिस्को एंजाइम काम में आता है वो कहाँ होता है, C4 साइकिल में, वो ऐसी सेल में होता है जहां CO2 कंसंट्रेशन हाई और O2 कंसंट्रेशन लो रहती है। टेम्परेचर भी मेसोफिल सेल की तुलना में वहां पर क्या रहता है, लो रहता है, और उसमें ये एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह से काम करता रहता है, एक्टिव रहता है, और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो इन प्लांट्स की क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये अंतर जो है वो इसमें आ गया। अब इसके बाद में हम एक अंतिम चीज जो है, ये अंतिम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी उसको और देखते हैं, वो है डिफरेंसेस बिटवीन ए C3 एंड ए C4A साइकिल। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम C3 और C4 साइकिल को, तो उसको कैसे करें, जो हमने मैकेनिज्म वगैरह पढ़ी हैं उन्हीं को ध्यान में रखें। एक तरफ लिख दिया हमने C3 प्लांट्स या C3 साइकिल कहते हैं, दोनों एक ही बातें हैं, चाहे C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर पूछ ले या C3 साइकिल और C4 साइकिल इनके बारे में अंतर पूछ लें। तो पहला अंतर है तो इनके खोजकर्ता वगैरह के आधार पर ही देख लें। इसे कहा जाता है केल्विन बेंसन साइकिल, खोजकर्ता ये थे, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया था किसने, हैच एंड ए फ्लैक, इन्होंने दिया था। सेकेंड, फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट जो बनता है, कंपाउंड जो बनता है, उसकी हम बात करें तो उसके बेसिस पर इनको ये नाम दिया गया है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो इसमें बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आफ्टर CO2 assimilation is a oxaloacetic acid which has 4 कार्बन एटम्स। ये ध्यान में रखें, नोट्स में गलती से यहाँ पर PEP लिखवा दिया, इसको आप नोट्स में सही कर लोगे, PDF फाइल में यूँ लिखा हुआ है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कर लेना, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंटेनिंग एटम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, C4A साइकिल। तो ये C4 साइकिल यहाँ पर हो गए। इसके बाद में तीसरा, यहाँ पर CO2 का फर्स्ट रिसेप्टर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, उसकी हम बात करें, जो CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, लेता है, या रिसेप्टर भी कह सकते हैं, वो क्या था, RUBP या RUDP, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है।
जबकि इसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है PEP, फॉस्फोइनोले पायरुवेट, 3 कार्बन एटम वाला होता है। इसमें एंजाइम, मेन एंजाइम जो है वो इसमें क्या होगा, मेन एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है वो होगा। तो मेन एंजाइम यहाँ पर है रूबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और इसमें जो मेन एंजाइम है वो दोनों एंजाइम काम करते हैं, पहले पेप्को मेसोफिल सेल में और फिर बाद में रूबिस्को कौन से सेल में, बंडल शीथ सेल जो है उनमें। इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है या फोटोसिंथेसिस से जो है वो कंप्लीट होता है केवल एक ही सेल में। तो CO2 assimilation occurs only in a mesophyll cell और ये occurs in both mesophyll cell and bundle sheath cell, दोनों सेल में ये कंप्लीट होता है। एक और अंतर जो है वो हम देखें तो C3 साइकिल C3 प्लांट्स में होता है, उनमें क्रेंज एनाटॉमी जो है वो अब्सेंट होती है और इनमें क्रेंज एनाटॉमी जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एक अंतर ये भी इसमें निकल आता है। यहाँ पर एंजाइम रूबिस्को एंजाइम जब CO2 कंसंट्रेशन लेस हो तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होने लगता है और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो इनमें होता है, जबकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन होने के कारण से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो लो होती है, जबकि इनकी C4 प्लांट जो है इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। ये नॉर्मली इनके लिए देखा जाए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली होता है 10 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जबकि इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है 3 to 40 डिग्री सेल्सियस या 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये हाई टेम्परेचर भी काम करते हैं। तो ये मैकेनिज्म यदि हमें ध्यान में है C3 साइकिल C4 साइकिल की, तो उनमें हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल जो है वो पढ़ लिया। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी हैं, क्रेंज एनाटॉमी, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। कार्बन असिमिलेशन या कार्बन स्टेबलाइजेशन जो है उसकी थर्ड जो प्रोसेस होती है, थर्ड जो तरीका है कि CAM साइकिल, उसको हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।